प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें आता है इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। अब हम समझते हैं इनिशिएशन को। तो इनिशिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू राइबोन्यूक्लियोटाइड। दिस मार्क्स द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो आप जानते हैं कि डीएनए क्या होती है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और हर बार ऐसा होता है कि जब आपको आरएनए सिंथेसिस भी करना है तो ये डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होती है वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करनी पड़ती है। जैसे आप डीएनए रेप्लिकेशन में करते थे, ठीक उसी तरह से आप यहाँ भी क्या करोगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आरएनए सिंथेसिस करने के लिए। हम कभी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को यूज करके आरएनए सिंथेसिस नहीं कर सकते ना। तो अभी आप पिक्चर में देखें कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, आपको +1 साइट दिख रही होगी। +1 साइट आपको पता है क्या होता है, स्टार्टिंग साइट होती है। +1 के डाउन स्ट्रीम में आपको ये क्या इधर दिख रहा है, डाउन स्ट्रीम ये है, ये कोडिंग रीजन है। और आपको इधर साइड जो रीजन दिख रहे हैं +1 के अपस्ट्रीम में, ये क्या है, प्रमोटर वाला रीजन है, जिसमें कि आपको -10 और -35 दिख रहे होंगे, बॉक्स दिख रहे होंगे। -10 अभी आपने देखा प्रिब्नो बॉक्स था, ठीक है, और -35 बॉक्स दिख रहा है। तो ये दोनों जब प्रेजेंट हैं तो सिग्मा फैक्टर की हेल्प से आकर बैठेगा। अभी आपने आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर भी जान लिया था। तो आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा, सिग्मा फैक्टर इसी -10 बॉक्स को और -35 बॉक्स को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और फिर वहां जाके लैंडिंग करता है। क्योंकि अगर कोर पॉलीमरेज रहे और अगर आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा फैक्टर ना आए तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कहीं पर भी जा करके बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर सकता है। लेकिन एक कहते हैं ना कि उसको सही राह दिखाने के लिए कौन आता है वहां पर आपका आता है सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो प्रमोटर रिकॉग्निशन किसने करवाया, -30 पे सबसे पहले लैंड करता है आरएनए पॉलीमरेज। फिर विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, वो सिग्मा फैक्टर लैंडिंग भी करवाता है आरएनए पॉलीमरेज की, बाइंडिंग भी करवाता है आरएनए पॉलीमरेज से और इनिशिएशन भी करवाता है, मींस आरएनए की सिंथेसिस को स्टार्ट भी करवाता है। तो अभी सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज आकर आप देख सकते हैं पिक्चर में कि बैठा है ना, सिर्फ अभी आरएनए पॉलीमरेज बैठा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि डीएनए अभी भी डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आपको दिख रहा होगा, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं हुआ है। तो जब यह आरएनए पॉलीमरेज बैठा तो ये कवर करता है मतलब आप देखें कि आरएनए पॉलीमरेज कहाँ से कहाँ तक के एरियाज को कवर करता है, -50 से +70 बेस पेयर्स तक, है ना। -50 मींस अपस्ट्रीम में -50 बेस पेयर से लेके +70 डाउनस्ट्रीम के +70 बेस पेयर तक ये पूरा सेटअप चलता है। उतना दूर बबल्स का खुलता है, ऐसे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। तो इस पिक्चर में वो दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन इतना लंबा ये प्रोसेस होता है, ठीक है, इतने एरियाज को ये तक चलता है। तो ये छोटा है, यहाँ पर ऐसा दिख नहीं रहा। अब आप देख रहे होंगे कि अभी भी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है। तो इस तरह का जब डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म आपको दिख रहा होता है तो वो क्या होता है, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स होता है। हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अभी सिर्फ आकर के आपके आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर बाइंड हुए हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए खुली नहीं है। फिर क्या आता है, फिर आप देखोगे कि फिर आरएनए पॉलीमरेज जो होती है इसके अंदर क्या होती है ना, इंट्रिंसिक हेलिकेज की एक्टिविटी होती है। मतलब आरएनए पॉलीमरेज को दूर से किसी हेलिकेज को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हेलिकेज नहीं चाहिए होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है, इसमें आप देखोगे क्या होगा, इंट्रिंसिक हेलिकेज एक्टिविटी होती है आरएनए पॉलीमरेज की और वो उसको फिर किस में कन्वर्ट कर देता है, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। अब आप इसको क्या बोल सकते हो, ओपन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, क्योंकि अब आप जो इसके बीच में डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थी वो अब टूट गई है, ब्रेक हो गई है और अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारा अब क्या होगा, इनिशिएशन की शुरुआत हो गई है हमारा। अब आरएनए पॉलीमरेज जो है आके सिग्मा फैक्टर की मदद से प्रमोटर रिकॉग्निशन कर लिया है, प्रमोटर पे बाइंडिंग हो गई और उसके बाद फॉर्मेशन हुआ क्लोज कॉम्प्लेक्स का। फिर उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज ने अपनी इंट्रिंसिक हेलिकेज एक्टिविटी के थ्रू डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कन्वर्ट कर दिया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में और फिर सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए हुआ उसको हम लोगों ने क्या बोला, ओपन कॉम्प्लेक्स। इसको इन सब टर्म्स को प्लीज़ ध्यान रखिएगा और ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा फ्लो चार्ट के फॉर्म में। फिर जैसे ही आप देखोगे ओपन होता है कॉम्प्लेक्स, अंदर कौन आ जाते हैं, आरएनटीपीज आपको दिखने लगेंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आपको ये कौन आने लगता है, आरएनटीपीज आने लगते हैं टेम्पलेट के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री।
ठीक है, और दो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच में पहला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो बनता है। शुरू हो जाता है क्या, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और ध्यान रखिएगा कि आरएनए सिंथेसिस में जो सबसे पहला राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है वो हमेशा प्यूरिन होता है, क्योंकि प्यूरिन आरएनए की जो स्ट्रैंड होगी उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है और आरएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी को भी इफेक्ट करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन बबल एक तरह से बन गया। ट्रांसक्रिप्शन बबल बेसिकली क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए पर बैठा और फिर सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हुआ और अब आप ये आरएनए सिंथेसिस शुरू हो गई। दिस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल, जहां आरएनए सिंथेसिस हो रहा है। इसके बाद बनता है, आप देखोगे, एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स। तो फिगर में देखें कि डीएनए ओपन हो गया है, आरएनए पॉलीमरेज बैठा हुआ है और आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, आरएनए सिंथेसिस शुरू कर रहा है। और दिख रहा होगा एक आरएनए डीएनए की हाइब्रिड आपको बनती हुई नजर आ रही होगी। जैसे ये ग्रीन वाला आप देख रहे होगे, ये क्या है, आरएनए है, और ये जो ब्लैक वाला है वो क्या है, डीएनए है। तो ये आरएनए डीएनए की आपको क्या दिख रही है, हाइब्रिड बनती हुई नजर आ रही है। तो आरएनए पॉलीमरेज है आपके पास, अलोंग विथ क्या, आरएनटीपीज हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। फिर आपको क्या दिख रहा है, सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए दिख रही है। तो इस पूरे तीन जो चीजें हैं जो आपकी क्या थी, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए जो कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, ये तीनों मिलकर के हम क्या बोलते हैं, इसको टर्नरी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जो ट्रांसक्रिप्शन बबल होता है, अभी हमने क्या देखा, वो कहाँ से होता है, -55 बेस पेयर से लेकर के 70 to 20 बेस पेयर्स तक होता है, कवर करता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो ट्रांसक्रिप्शन बबल जैसे ही बना, आपका आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। यूजुअली जैसे जैसे आरएनए सिंथेसाइज होता जा रहा है, आरएनए और डीएनए का हाइब्रिड है। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा कि जैसे जैसे पीछे तरफ से ऐसे बनती हुई आ रही है, और आपको ये ग्रीन कलर से क्या दिख रहा होगा, आरएनए डीएनए की हाइब्रिड भी आपको बनती हुई क्या है, नज़र आ रही होगी। और अभी इनके बीच में आपको ना एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नज़र आ रही होगी, क्योंकि ऊपर वाला ब्लैक वाला पोर्शन इज डीएनए और नीचे वाला पोर्शन इज आरएनए, और इनके बीच में अभी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना उतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। सिर्फ क्या होता है, आप इतना इमेजिन करिए इस बात को कि अराउंड 8 to 10 आरएनए जैसे ही जुड़ेगी, इस तरह से बॉन्ड बनाएगी, एक साथ इतनी चेन सिंथेसाइज होती है। फिर क्या होता है, उधर से फिर और 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं। तो ये धीरे धीरे ये डीएनए आरएनए की जो हाइब्रिड होती है, उनके बीच का जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ब्रेक होते चलता है। आपको दिख रहा होगा कि ब्रेक हो रहा है, और आप देख रहे होगे कि 8 से 10 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो ऐसे रिलीज होते चलते हैं। फिर उधर से बन रहा है, 8 से 10 आएंगे, फिर डीएनए आरएनए की हाइब्रिड बनाएंगे, और फिर इस तरह से डीएनए आरएनए की हाइब्रिड 8 से 10 जैसे फिर बनी, फिर उनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, और फिर इसी तरह से आरएनए रिलीज होता चलेगा। आपको इस तरह से नजर आएगा, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिग्मा फैक्टर जो होता है वो लूजली अटैच्ड होता है किससे, आरएनए पॉलीमरेज से, कोर एंजाइम से। अभी आपने देखा था होलो एंजाइम कब बनता था, जब सिग्मा फैक्टर उससे बाइंड करता था। तो जैसे जैसे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे सिंथेसाइज करेगा, आगे आगे बढ़ेगा, तो ये डिटैचमेंट होता रहेगा, और जो आरएनए का स्ट्रैंड है वो डिटैच भी होता रहेगा। ये आप देखें कि चिपकेगा नहीं एक दूसरे से, है ना। आपको सब ये नज़र आ रहा होगा और समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ें समझनी है। अब क्या होता है, सिग्मा फैक्टर जब इतना कुछ कर दिया है ना, आपने देखा कि क्लोज कॉम्प्लेक्स बना, ओपन कॉम्प्लेक्स बना, टर्नरी कॉम्प्लेक्स बना, फिर आपने देखा कि अब इनिशिएशन हो चुका है, फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है आरएनए का, ठीक है। तो अब सिग्मा फैक्टर जैसे ही 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड के करीब, 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड्स जैसे ही आरएनए सिंथेसिस कर देता है, तो अब सिग्मा फैक्टर्स क्या होते हैं, लूजली अटैच होते हैं आरएनए पॉलीमरेज के कोर एंजाइम से। तो सिग्मा फैक्टर का सिर्फ काम क्या था, इसका काम था कि आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर पर बैठाना और इनिशिएशन करवाना, और जब 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए सिंथेसिस हो जाती है तो आरएनए पॉलीमरेज में से सिग्मा फैक्टर निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। और आपको पता है कि होलो एंजाइम कब बना था आरएनए पॉलीमरेज का, जब कोर एंजाइम से सिग्मा फैक्टर आकर जुड़ रहा था तब। तो अब सिग्मा फैक्टर ने क्या किया, इनिशिएशन भी स्टार्ट करवा दिया, और 8 to 10 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ भी दिया, और अब सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया। तो केवल कोर है
आप देख सकते हैं अब यही बचेगा, एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ एक्सटेंडिंग द आरएनए सीक्वेंस, और जो आरएनए सिंथेसिस है उसको अकेला कैरी करेगा कोर एंजाइम करता है इसे कैरी, ठीक है। तो अब कोई ज़रूरत नहीं है सिग्मा फैक्टर की, तो सिग्मा फैक्टर क्या होगा, वो रिलीज हो जाएगा और कोर एंजाइम बच जाएगी, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन जो है कैरी आउट कर सकता है ये, इसकी प्रोसेसिविटी कम है बहुत, लेकिन फास्ट प्रोसेसिविटी नहीं है, लेकिन सिग्मा फैक्टर की वजह से क्या होगा, एक दिशा मिल जाती है कि प्रमोटर पर बैठना कहाँ पर है, +1 स्टार्टिंग साइट कहाँ है, ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट करना का एक डायरेक्शन मिल जाता है। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस जो था वो क्या था, आपका इनिशिएशन का प्रोसेस था। तो आप ये फिगर भी देख सकते हैं, आप डायग्रामेटिक एग्जाम्स में ऐसा रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि कैसे प्रमोटर पे आया, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, फिर आप देख सकते हैं कि क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स बना, फिर आप देख सकते हैं कि मेल्टिंग हुई, ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर मैंने आपको एक एक्स्ट्रा भी बताया कि टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है, मीन्स इनिशियल ट्रांसक्राइबिंग कॉम्प्लेक्स बनती है, फिर उसके बाद क्या होता है, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। तो हम अभी यहाँ तक देख चुके हैं। उसके बाद आता है इलोंगेशन का प्रोसेस, है ना। तो इलोंगेशन का जो प्रोसेस है ये क्या होता है, एक्सटेंडिंग ऑफ आरएनए चेन। तो आपसे कभी रेट पूछा जाए कि रेट क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि किस रेट से इलोंगेशन स्टार्ट होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 40 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड, या फिर कभी कभी बोला जाता है 30 न्यूक्लियोटाइड्स टू 50 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड भी रेट हो सकती है। तो ये दोनों रेट होती है। तो इलोंगेशन का मीनिंग, आप टेम्पलेट को यूज करके आरएनए सिंथेसिस कैरी ऑन करते जा रहे हैं, तो दिस इज इलोंगेशन, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज में आप देखते थे कि वहां पे प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी होती थी, लेकिन यहां पर किसी भी तरह की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती। अब आपका सवाल ये आएगा, क्या मिस्टेक्स नहीं होते? बहुत ही कम चांस होता है मिस्टेक्स का, क्योंकि आप ऑलरेडी डीएनए लेवल पर ही इतना प्रूफ रीडिंग करके आ चुके हैं। रिपेयर या बहुत सारी मशीनरी आपने अभी जैसे देखी होगी, रेप्लिकेशन के प्रोसेस में भी देखी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे अच्छी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी थी। तो चांसेस तो बहुत कम हैं यहाँ पे एरर के, और उतना रिस्की भी नहीं होता जितना डीएनए का डैमेज या फिर डीएनए का एरर जो होता है वो ज़्यादा रिस्की, क्योंकि वहाँ से इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली आपकी प्रोटीन्स तक जाती है। तो ये प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा है। ये एरर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिटिल सिग्निफिकेंस इनका होता है, क्योंकि ये डॉटर सेल्स में या नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। देन आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्मिनेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। टर्मिनेशन जो होता है, ये प्रोसेस ऑफ टर्मिनेटिंग आरएनए सिंथेसिस, आरएनए की सिंथेसिस को टर्मिनेट करना ही क्या होता है, टर्मिनेशन होता है। और प्रोकैरियोट्स में आपको ना दो तरह के टर्मिनेशन दिखेंगे। एक होता है इंट्रिंसिक टर्मिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, और दूसरा क्या होता है, एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन, जिसको हम बोलते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, जिसमें रो जो होता है, रो प्रोटीन्स जो होती हैं उसकी वो क्या होती हैं, हेलिकेज एंजाइम होती हैं। और आपको पता है हेलिकेज एंजाइम क्या करती हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ती हैं, और उसमें हमें एटीपी भी रिक्वायर्ड होता है। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नोट में हो सकता है आपको लिखने आ जाए कि टर्मिनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए आपने इसे ध्यान से समझना अब बहुत ज़रूरी है। तो आप एक फिगर यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, इंट्रिंसिक टर्मिनेशन आपको दिख रहा होगा, और ये क्या है, रो इंडिपेंडेंट है। हमको यहाँ पर अलग से किसी भी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है टर्मिनेशन के लिए। और आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि आपको एक क्या दिख रहा होगा, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये कैसे कैसे हो रहा है, अभी हम इस प्रोसेस को देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ना ये देखिए क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है, और हमारे पास ना जैसे क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज से पॉलीमराइजेशन कर रहा है और आगे आगे आरएनए पॉलीमरेज बढ़ता जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा जब टर्मिनेटर रीजन भी आएंगे, ठीक है। तो टर्मिनेटर रीजन जब भी आते हैं ना, तो वो कैसे दिखाई देते हैं, इन्वर्टेड रिपीट्स के फॉर्म में नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं, इन्वर्टेड रिपीट्स के फॉर्म में नजर आते हैं। जैसे आप देखो कि यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, ATGC, क्या दिख रहा है, ATGC दिख रही है, एक सीक्वेंस आप देख रहे होगे। और आप जस्ट उसी के थोड़ी देर बाद आप देख रहे होगे उसी का ठीक इन्वर्टेड रिपीट है, मतलब क्या है, आपको दिखेगा TACG दिख रहा होगा, है ना। तो आपको इस तरह के इन्वर्टेड रिपीट्स दिख रहे हैं। अब आपको पता है कि जो आरएनए बनेगी वो ग्रीन कलर से आपको दिख रही होगी, तो वो कैसी बनेगी आरएनए, हाँ, ये ATGC मान लिया कि क्या है, ये आपका कोडिंग वाला
जो है वो स्ट्रैंड है। और इसी का ठीक यहाँ पर क्या होगा आप देखोगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टी, टी, फिर ये ए, और ये फिर आपका हो गया सी और जी, और यहाँ पर हो जाएगा ए, टी, जी और सी। अब क्या होगा, ये टेम्पलेट है आपका जो मैंने अभी लिखा, और इसी टेम्पलेट का ठीक कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगी। बस अंतर सिर्फ इतना होगा कि वहाँ पर क्या होगा, थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। तो आप देखो कि यहाँ पर AUCG UACG आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपको पता है ये इन्वर्टेड रिपीट्स हैं, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे, रिलीज होते चलेंगे, ये आपस में ही क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये क्या करेंगे, हेयरपिन लूप बना लेंगे। आप देखो कि ए का क्या हो गया, यू से बाइंडिंग हो गई, यू की ए से, जी की सी से और सी की जी से, जो कि आप यहाँ भी एक इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, आप साइड में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस तरह से क्या बनेगा, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन इन्वर्टेड रिपीट्स के अलावा आपको फिर उसके पीछे भी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, आपको मल्टीपल ये टी दिख रहे होंगे, टी 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 ऐसे दिख रहे होंगे। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ऑब्वियसली क्या होगा, पॉली ए होंगी, क्या होंगी, पॉली टी जैसे कोडिंग स्ट्रैंड पे होगी, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आपको क्या दिख रहा होगा, पॉली ए दिख रही होगी। तो ऑब्वियसली जब mRNA बनेगा या RNA बनेगा तो उस पर क्या आएगा, पॉली यू आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, आपको पता है कि जैसे जैसे आरएनए बनता है 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स तक आरएनए डीएनए की हाइब्रिड बनती है, तो ये क्या होगी, ए और यू में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई होगी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होंगी। लेकिन ये बॉन्ड जो होती है उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होती, आपको भी पता है 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद वो अपने आप ही ब्रेक हो करके रिलीज़ हो जाती हैं। तो ये इस तरह से रिलीज़ हो गई। तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस था, ये किसका प्रोसेस था, इंट्रिंसिक टर्मिनेशन का, जिसमें कि टर्मिनेशन सीक्वेंसेस कैसे थे, आपके इन्वर्टेड रिपीट्स थे, इन्वर्टेड रिपीट्स ने अपने आपस में क्या किया, हेयरपिन लूप बनाया, और हेयरपिन लूप के बाद उसके पीछे आप क्या देखा, पॉली ए रीजन्स थे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, तो आरएनए पर क्या बन गए, पॉली यू बन गए, और फिर वो ए और यू के बीच में आरएनए डीएनए का हाइब्रिड था, जो कि वीक बॉन्ड थे, हाइड्रोजन बॉन्ड था, वो अपने आप ही रिलीज हो गए, और ये आपका क्या रिलीज हो गया, आरएनए जो बनी थी वो रिलीज हो गई। तो ये था आपका इंट्रिंसिक टर्मिनेशन, रो इंडिपेंडेंट, इसमें किसी भी तरह की प्रोटीन की इसको ज़रूरत नहीं पड़ी। देन आता है एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन। एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, अभी सारा कुछ वही है, मतलब ऐसे इन्वर्टेड रिपीट्स यहाँ पर भी मिल रहे हैं, इस प्रोसेस में भी आपको इन्वर्टेड रिपीट्स मिलेंगी, ऐसा नहीं कि इन्वर्टेड रिपीट्स नहीं मिलेंगी। ऑब्वियसली अब इन्वर्टेड रिपीट्स जैसे यहाँ मिल रही थी वैसे ही इन्वर्टेड रिपीट्स मिलेंगी, तो क्या होगा, आरएनए बनेगी, और आरएनए फिर उसी तरह से क्या करेगी, हेयरपिन लूप बना लेगी, क्या बना लेगी, हेयरपिन लूप बना लेगी। लेकिन अब यहाँ पर एक कैच पॉइंट क्या है, आपको ध्यान रखना है, जैसे वहाँ पर पॉली ए रीजन्स आते थे, मीन्स हेयरपिन लूप वाला जो ये रीजन था, जो इन्वर्टेड रिपीट्स के बाद जो पॉली ए वाले रीजन्स आते थे जिसके कॉम्प्लीमेंट्री पॉली यू बनता था आरएनए में, वो रीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट रहता है। तो अब क्या होगा, आरएनए डीएनए की हाइब्रिड तो बनेगी, पर वहाँ पर अब इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर आपको जीसी रिच कंटेंट्स ज़्यादा दिखाई देंगे, जीसी रिच कंटेंट्स ज़्यादा दिखाई देंगे। और आपको पता है जीसी रिच वाले कंटेंट्स अगर दिखेंगे तो क्या होगा, उसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो उसको तोड़ने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है, अलग से प्रोटीन प्रोवाइड करनी पड़ती है, अलग से प्रोटीन आता है, रो फैक्टर आता है जो कि हेलिकेज की तरह काम करता है, हेलिकेज ही एंजाइम है वो, और आपको पता है वो एटीपी का यूज़ करके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। तो वो क्या करेगा, आरएनए पर एक साइट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट साइट, क्या बोलते हैं, रूट साइट बोलते हैं। और रूट साइट क्या करती है, उस रो यूटिलाइजेशन टर्मिनस या रो यूटिलाइजेशन साइट होती है, उस पर क्या होता है, ये हेलिकेज जो आपको हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा कि निडल होता है और उसमें सुई में हम धागे करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये सेंटर से जाएगा
और ये फिर इन्वर्टेड रिपीट हेयरपिन लूप तो बनी थी, उसके बाद वाला ये प्रॉब्लमेटिक हो रहा है सिचुएशन। तो वहाँ पर जाकर क्या करेगा ये जो आखिर के जो जीसी रिच कंटेंट्स हैं, जो हाइब्रिड्स बने हैं, डीएनए आरएनए की हाइब्रिड बनी है, जो नया आरएनए बना है डीएनए के साथ 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स, वो तो टूट नहीं रहा है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। वहाँ जाकर ये हेलिकेज एक्टिविटी करेगा और आप देखें कि वो बॉन्ड तोड़ करके फाइनली क्या करेगा, रो अनवाइंड्स डीएनए आरएनए हाइब्रिड, और फिर आपको क्या मिलेगा, जैसे ही वो बॉन्ड टूटेगा आरएनए रिलीज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हो गई, और ये जो आपका रो फैक्टर था वो भी क्या है, रिलीज हो गया। तो ये फिगर जो है बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे रूट साइड पर आकर रो आता है, जुड़ता है, फिर वो कैसे मूव करता है और वहाँ जा कर के कैसे हेयर थोड़ा रुकता है हेयर पिन पर, और फिर वहाँ से कैच किसको करता है, जो बॉन्ड उसको डीएनए आरएनए हाइब्रिड को तोड़ना होता है, क्योंकि उसको वहाँ जाके हेयर पिन के पास पता चल जाता है कि इसी के बगल में ही क्या है, वो जीसी रिच सीक्वेंस है, उसको तोड़ता है और फिर सब कुछ रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, आपका टर्मिनेशन हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन का। तो आपने ये फिगर ध्यान रखनी है, ऐसा रिप्रेजेंट एग्जाम में भी करेंगे तो बहुत अच्छा, टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो आप इस प्रोसेस को पूरा लिख सकते हैं। और ये था आपका इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन। और फाइनली आप इस तरह से एक ओवरऑल पिक्चर एग्जाम्स में ओवरऑल एक ये पूरा पिक्चर दिखा सकते हैं कि कैसे क्लोज कॉम्प्लेक्स बना, मेल्टिंग हुई, ओपन कॉम्प्लेक्स बना, टर्नरी कॉम्प्लेक्स बना, फिर इनिशिएशन स्टार्ट हुआ, फिर कैसे सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया, इलोंगेशन हुई, और इलोंगेशन होने के बाद फिर सब आरएनए रिलीज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हो गए, ठीक है, और आपका फाइनली क्या हो गया, टर्मिनेशन हो गया। सो that was transcription in prokaryotes, where we covered the general features, key characteristics, RNA polymerase subunits, the role of sigma factor in initiation, and the process of elongation and termination, both intrinsic and extrinsic. So stay tuned for the next part of this series, where we'll move on to eukaryotic transcription. And if you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe to Sai Medical Biochemistry.